Hello students, today I am going to discuss measurement of relative lowering of vapor pressure by a very popular method, Ostwald and Walker method. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मेजर करने का, कैलकुलेट करने का और भी कई सारे मेथड्स है, बट अमॉन्ग ऑल पॉसिबल मेथड्स ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड इज बेस्ट. यह बेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से किसी सॉल्यूशन का हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजर करेंगे. यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज रिगार्ड नीट एग्जाम्स आर कंसर्न. अब तो नीट हो गया ओनली एग्जाम, पहले मेडिकल के जितने भी एग्जाम्स था ऑल एग्जाम्स में इस सेक्शन से क्वेश्चन आता था. हालांकि जेई मेन और जेई एडवांस में क्वेश्चन बहुत पॉपुलर नहीं है, बट जो अभी ग्रोइंग ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जेई मेन भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा. आप देखिए यह किस तरह से हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो यह है कि यह 3 आइडेंटिकल बल्ब्स है, वेसल है, 3 आइडेंटिकल वेसल है जिसमें आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा हुआ है. आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये लिक्विड है, यह है सॉल्यूशन और ये उसका वेपर्स है. आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन को किसी वेसल में रखोगे तो सॉल्यूशन के बाद वेपर होगा. तो सॉल्यूशन है, तीनों बल्ब में वो आपका सॉल्यूशन रखा हुआ है और तीनों ही बल्ब वेड है. वेड मीन्स इसको मेजर किया हुआ है कितना इसका मास है. 3 आइडेंटिकल वेट बल्ब्स है यह, जिसमें सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया है और उस आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन और उसका जो वेपर फेज है उसके बीच में इक्विलिब्रियम है. मीन्स ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसके बाद वेपर्स है. सॉल्यूशन के बाद जो वेपर है उसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ऐसे भी हम लोग आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. फिर यहाँ 3 वेजल्स हैं, ये तीनों आइडेंटिकल वेजल है. 3 आइडेंटिकल वेजल्स कंटेनिंग प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ले रखे हैं. यहाँ पे यहाँ तक सॉल्वेंट है, इसके ऊपर वेपर्स है. इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इस यू ट्यूब में हम लोगों ने ले रखा है, यू ट्यूब में हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को लिए हुए हैं. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड. हाइग्रोस्कोपिक मींस वाटर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड. ये वह कंपाउंड है जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है. मींस कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मीनिंग हुआ कैल्शियम क्लोराइड के साथ कोई वाटर एसोसिएटेड नहीं है. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक्ट्स एज रिनाउंड हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड. अब तो मैं ये जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, इसके जो भी apparatus है इसको मैं बता दिया. अब ऑपरेशन कैसे होगा? तो ऑपरेशन हम लोग करते यह है कि यहां से इस ट्यूब में आप देख रहे हो, यहां से ड्राई एयर को हम लोग बबल कराते हैं, पास कराते हैं. ड्राई एयर को पंप करते हैं जो इससे पास करे. यहाँ पे सॉल्यूशन में आप कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, कोई भी सॉल्यूट ले सकते हो, लेकिन जनरली इस सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है. मोस्ट कॉमन वाटर है और वाटर का ही इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, बट आप दूसरे सॉल्वेंट को भी यूज कर सकते हो. यहां से ड्राई एयर को पास करा रहे हैं. ड्राई एयर आ रहा है, एयर को हम लोग अलाउ करेंगे कि तीनों बल्ब से बबल्ड हो. एयर बबल्ड थ्रू 3 आइडेंटिकल वेजल्स कंटेनिंग आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये तीनों से पास करके आगे बढ़ता है हमारा एयर, ड्राई एयर. अब ड्राई एयर जैसे यहां से पास करेगा, ड्राई एयर यहां पे आ रहा है, जिस सॉल्यूशन से पास कर रहा है उस सॉल्यूशन के बाद वेपर्स है. सॉल्यूशन से पास हो रहा है, वहां वेपर्स है. वेपर्स को आपका एयर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में एयर है. अगर आप कपड़ा यहाँ पे सुखाते हो धूप में, क्या होता है, उसका वाटर क्या होता है, वेपराइज होकर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में. क्योंकि जब भी ड्राई एयर किसी ऐसे एटमॉस्फेयर से पास करेगा जहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, तो ड्राई एयर अपने नेचर के अकॉर्डिंग वाटर वेपर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा. क्योंकि आपको पता है गैसेस एक दूसरे से इंटरमिक्स होता है और वाटर वेपर जा करके आपके एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगा. एंड आफ्टर गेटिंग सम वाटर वेपर, ड्राई एयर बिकम्स मॉइस्ट, बट फुल्ली मॉइस्ट नहीं, पार्शली मॉइस्ट यहां पे मैं बोलूंगा, क्योंकि उसको फिर उस एयर को हम लोग दोबारा फिर दूसरे सॉल्यूशन से पास कराने वाले हैं.
लेकिन ये क्लियर है कि जब ड्राई एयर तीनों सॉल्यूशन से पास करेगा, ये आपका एयर है जो पास कर रहा है। जैसे यहाँ से एयर निकलेगा, इस बल्ब से बाहर निकलेगा एयर, तो यहाँ से कुछ वेपर ऑब्जर्व करेगा, जब यहाँ से निकलेगा यहाँ से कुछ वेपर ऑब्जर्व करेगा, यहाँ से निकलेगा कुछ यहाँ से वेपर ऑब्जर्व करेगा। तीनों आइडेंटिकल है, इसलिए तीनों बल्ब से वेपर को ऑब्जर्व करेगा, और वेपर ऑब्जर्व करने के बाद आपका ड्राई एयर पार्शली मॉइस्ट बन के बाहर निकल गया। अब यह है पार्शली मॉइस्ट एयर। पार्शली मॉइस्ट एयर। अब फिर यहाँ पे सॉकेट लगा दिया गया है, जिससे ट्यूब को दो ट्यूब अलग अलग उसको कनेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे सॉकेट की जरूरत है। इस सॉकेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ से पार्शली मॉइस्ट एयर ऐसे पास कर रहा है, आ रहा है। अब इस पार्ट, अब एक और पॉइंट यहाँ पे जो हमारा ड्राई एयर जो वेपर को ऑब्जर्व करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो इस जगह पे जो ड्राई एयर वेपर को ऑब्जर्व करेगा वह डिपेंड करेगा आपके आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेपर को ड्राई एयर ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा, गैस का प्रेशर, वेपर का प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा, जब वहां से एयर पास करेगा तो उतना ही ज्यादा वेपर एयर के अंदर इंटर करेगा, और वेपर जितना ज्यादा एयर के अंदर इंटर करेगा उतना ही आपका एयर वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर from solution is directly proportional to vapor pressure of solution। मीन्स सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेपर एब्जॉर्ब होगा। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका वेपर एब्जॉर्ब होगा। अब यहां से हमारा ड्राई एयर तीनों बल्ब से होते हुए पास करते हुए आगे बढ़ा। यहां से जब ड्राई एयर बाहर निकला तो पार्शली मॉइस्ट हो चुका है। Partially moist air is allowed to pass through these three identical vessels containing pure solvent, as for example water। अब यहां से जब पास करेगा तो यह हमारा partially moist air फर्दर वेपर को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट के एबव जो वेपर है उसके वजह से जो प्रेशर है वह प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर ज्यादा है। वी नो दैट when partially moist air is allowed to pass through three identical vessels containing pure solvent, then partially moist air further absorb vapors from these three identical vessels, because vapor pressure above pure solvent is greater than vapor pressure of ideal dilute solution। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। यह प्योर सॉल्वेंट है, यह आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन से ग्रेटर होगा, इसलिए जब यहां से पास करेगा आपका पार्शियली मॉइस्ट एयर तो फर्दर वेपर एब्जॉर्ब करेगा। बट वेपर जो एब्जॉर्ब करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो यहां पे मींस ड्राई एयर जब आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन से पास करता है तो वेपर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। बट जब प्योर सॉल्वेंट से पास करेगा तो वेपर प्रेशर मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। means absorption of vapor from pure solvent is directly proportional to P naught minus P। means सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा
उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। अगर आप मान लो बाय द वे जो आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उतना ही वेपर प्रेशर अगर प्योर सॉल्वेंट का होगा तो कुछ डिफरेंस कुछ नहीं होगा। उस केस में आपका पार्शली मॉइस्ट एयर जब प्योर सॉल्वेंट से पास करेगा तब भी कोई वेपर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, क्योंकि वेपर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए जितना वेपर का प्रेशर सॉल्यूशन में था उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर वाले वेजल से अगर एयर पास करेगा तभी वो फर्दर वेपर को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि यहां से जितना करना था उतना कर लिया। पी वेपर प्रेशर वाले वेपर से जब एयर पास किया तो जितना वो वेपर्स को अपने में ऑब्जर्व करना था कर लिया। अब अगर फर्दर वो वेपर तभी ऑब्जर्व करेगा जब ऐसे वेसल से पास कराया जाए जहां का प्रेशर पी से ग्रेटर हो। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए जब ये पार्शियली मॉइस्ट एयर इस प्योर सॉल्वेंट से पास करेगा तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्योर सॉल्वेंट पार्शियली मॉइस्ट एयर विल फर्दर एब्जॉर्ब वाटर वेपर एंड आफ्टर absorption of further water vapor partially moist air becomes fully moist or moist। अब ये बन गया moist air। moist air अब और ज्यादा वेपर एब्जॉर्ब कर लिया तो मॉइस्ट एयर हो गया। अब इस मॉइस्ट एयर को हम लोग अलाउ करते हैं कि ये मॉइस्ट एयर इस तरह से इस यू ट्यूब से पास करे। यह यू ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज ए रिनाउंड हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। हाइग्रोस्कोपिक मींस वाटर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड, वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड। अब इससे हम लोग इस मॉइस्ट एयर को पास कराएंगे। ये मॉइस्ट एयर जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड से पास आउट होगा, कैल्शियम क्लोराइड उससे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और फाइनली यहां से ये मॉइस्ट एयर जब यहां से पास करेगा ये बन गया फिर ड्राई एयर, क्योंकि जितने भी इसके पास वाटर वेपर था ऑल वाटर वेपर को कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्ड। जितना भी है ऑल कैल्शियम क्लोराइड हैज एब्जॉर्ब्ड ऑल वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन मॉइस्ट और फुल्ली मॉइस्ट एयर। यह पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, यहां से ड्राई एयर पास कराते हैं जो 3 आइडेंटिकल वेसल से पास करता है, जिसके पास तो आपका आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब एयर बबल करेगा तो एयर आपका वाटर वेपर को ऑब्जर्व करेगा। वाटर वेपर जो ऑब्जर्व करेगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब ड्राई एयर जब यहां से पास किया तो पार्शियली मॉइस्ट बन गया है। ये पार्शियली मॉइस्ट एयर फिर फर्दर 3 आइडेंटिकल वेसल से पास कर रहा है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट जब पास करेगा आपका पार्शियली मॉइस्ट एयर फिर ये वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करेगा, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड जो एब्जॉर्प्शन होगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो पी नॉट माइनस पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनेट वेपर्स एब्जॉर्ब होगा। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब हमारा जो एयर यहां से बाहर निकला वो मॉइस्ट हो चुका है कंप्लीटली। उस मॉइस्ट एयर को हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से पास कराएंगे। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जितने भी वाटर वेपर है सबको ऑब्जर्व कर लिया। अब यहां पे हम लोग आते हैं, ये जितने भी सॉल्यूशन के आपके वेजल हैं जो सॉल्यूशन कंटेन किए हुए हैं ऑल आर वेड, सबका वजन किया हुआ है। अब इससे जब ड्राई एयर पास करेगा, ड्राई एयर इसके वेपर को ऑब्जर्व करेगा, तो वेपर के ऑब्जर्प्शन की वजह से इस सॉल्यूशन का जो मास है वो कम हो जाएगा, मास डिक्रीज होगा, मास में लॉस होगा। क्योंकि वाटर जब एयर यहां से पास करेगा तो एयर वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लेगा। वेपर आपके सॉल्यूशन का ही पार्ट था तो सॉल्यूशन के मास में डिक्रीमेंट होगा। तो सॉल्यूशन के मास में कितना डिक्रीमेंट होगा, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास में जो लॉस होगा वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेपर का एब्जॉर्प्शन होगा। वेपर का एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा लॉस इन मास उतना ही ज्यादा होगा। इस लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप में
partially moist, air passes through 3 vessel containing pure solvent. प्योर सॉल्वेंट जब पास करेगा, फर्दर आपका एब्जॉर्प्शन होगा वेपर का। अब वेपर के एब्जॉर्प्शन होने की वजह से इन तीनों वेसल का भी मास डिक्रीज होगा। ये तीनों भी वेट है, तीनों का वजन किया हुआ है। अब इनके मास में जो लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो क्लियर सी बात है, वेपर जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना मास में डिक्रीमेंट होगा। तो वेपर का जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी नॉट माइनस पी के। तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। यहाँ पे आप देखो, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट मीन सॉल्वेंट के मास में जो लॉस होगा वो पी नॉट माइनस पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सॉल्यूशन के मास में जो लॉस हो रहा है वो पी के प्रोपोर्शनल, सॉल्वेंट के मास में जो लॉस हो रहा है वो पी नॉट माइनस पी के प्रोपोर्शनल। तो दोनों के मास के सम, दोनों का लॉस को आप ऐड कर दो, मीन्स लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो दोनों को ऐड करो इधर से। तो P प्लस पी नॉट माइनस पी, तब पी नॉट पी कट गया, क्या बचा? पी नॉट मीन्स लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स टोटल जो मास में लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा जी? पी नॉट के। अब आपका एयर, ड्राई एयर जितने भी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया है, उस सभी वाटर वेपर जिसको वो एब्जॉर्ब किया है उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? कैल्शियम क्लोराइड। वाटर सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट से पास होकर के जितने भी वाटर वेपर्स को अपने में एब्जॉर्ब किया था, ऑल वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड और अट्रैक्टेड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सारे वाटर वेपर को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया एंड अलाउ किया आपके मॉइस्ट एयर को ड्राई एयर बन के बाहर निकलने के लिए। मीन्स हियर मॉइस्ट एयर इंटर इन कैल्शियम क्लोराइड एंड जो आउट हो रहा है यहाँ से एयर वो आपका ड्राई एयर हो चुका है। मीन्स जो ये इमर्जिंग एयर है वो ड्राई हो गया है। मीन्स जितने भी वेपर था सब कैल्शियम क्लोराइड में आ गया। तो कैल्शियम क्लोराइड के मास में जो इंक्रीमेंट होगा कितना होगा? तो लॉस इन मास मीन्स गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के मास में जो लॉस का सम होगा, जितना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मास में लॉस होगा उतना ही कैल्शियम क्लोराइड के मास में गेन होगा, इक्वल हो गया। तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी? पी नॉट के। तो मैं लिख सकता हूं कि गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यही पे हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, मैं बोल सकता हूं। अब तक जो डिस्कशन है उससे क्लियर हो गया कि कैल्शियम क्लोराइड के मास में जो गेन है वो पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्वेंट के मास में जो लॉस है वो पी नॉट माइनस पी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके हेल्प से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट से जो कैलकुलेट कर लिए हैं, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि जितने भी वेसल्स है सब वेट हैं, सबका मास पता था। एयर के पास करने से पहले सबका मास हम लोग को पता था। एयर के पास करने के बाद उसका मास कैलकुलेट करेंगे, जो मास में डिफरेंस होगा वो लॉस इन मास होगा। तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। कैल्शियम क्लोराइड का भी बिफोर पासिंग थ्रू मॉइस्ट एयर we have calculated mass of calcium chloride, and after passing through moist air we calculate mass of calcium chloride। तो इस तरह से मास में डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और गेन इन मास कितना हो रहा है कैलकुलेट कर लेंगे। तो गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो इससे हम लोग RLVP कैसे निकालेंगे? तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसलिए रेशियो करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। मींस यहाँ साइन को हटाओगे कांस्टेंट के दोगे, यहाँ हटाओगे कोई कांस्टेंट दोगे, इसका रेशियो करोगे तो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई लॉ गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट होगा। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड यह इक्वल होता है I x सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मीन्स फाइनली हम लोग RLVP इज इक्वल टू P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू लॉस in mass of solvent by gain in calcium chloride, gain in mass of calcium chloride is equal to Ix, means is equal to Ix solute, means mole fraction of solute। तो इस तरह से अगर आपको लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अगर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, RLVP। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए लोन टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, मीन्स ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड पे एक इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके अलावा दूसरा कोई टाइप नहीं हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में कई बार आ चुका है और दोबारा भी आएगा, मीन्स नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जेई मेन का जो ग्रोइंग ट्रेंड है, हो सकता है कि जेई मेन भी आगे के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन यह है कि ड्राई एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 मिलीलीटर वाटर, देन द एयर वाज पास थ्रू प्योर वाटर एंड थ्रू ए यू ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। पहले आपका ड्राई एयर सॉल्यूशन से पास कर रहा है, जिस सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है 250 मिलीलीटर वाटर में। उसके बाद प्योर सॉल्वेंट है पास कर रहा है, और उसके बाद वो कैल्शियम क्लोराइड से पास कर रहा है। तो द लॉस्ट इन मास ऑफ सॉल्यूशन 26 ग्राम एंड गेन्ड मास ऑफ यू ट्यूब इज 26.48। मीन्स जो आपका कैल्शियम क्लोराइड का मास गेन हो रहा है, तो मास गेन होने के बाद जो उसका मास हो जा रहा है वो 26.48 हो रहा है, और लॉस्ट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 26 ग्राम है। हमें कैलकुलेट करना है मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू Ix सॉल्यूट, यू नो। हियर ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल रहा है। तो कुछ और एक और बात मैं बता दूं कि जब सॉल्यूट के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप मान सकते हो कि उसका नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट है, मीन्स उसका I1 होगा। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे I1 हो गया। अब आपको नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए उसका नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल के लिए मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन के लिए P नॉट माइनस P नॉट ये पता होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। डायरेक्ट रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन के मास में जो लॉस्ट हो रहा है 26 ग्राम हो रहा है, और कैल्शियम क्लोराइड के मास जो गेन होकर आ रहा है वो 26.48 है। और आपको मैं बताया हूं कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो उस तरीके से हम लोग लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। यहां से लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to gain in mass of calcium chloride minus loss in mass of solution इस तरह से हम निकालेंगे।
तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, गेन इन मास ऑफ सॉल्यूशन आपका है 26.48 और लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन है 26 ग्राम। तो 26 माइनस करो, कितना आएगा? 0.48 ग्राम आपके सॉल्वेंट के मास में लॉस हो रहा है। तो आप लिख दो इसको, 20 ऊपर होगा 0.48, नीचे होगा आपका 26.48 इज इक्वल टू एक सॉल्यूट, मीन्स N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट N2। अब सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो सॉल्वेंट दिया 250 ग्राम 250 मिलीलीटर, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, इसका मीनिंग हुआ वाटर का जो वॉल्यूम हो उतना ही उसका मास हो गया ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स 250 ग्राम बाई 18। ये आपका सॉल्यूट का मोल हो गया, मीन्स ये आपका सॉल्वेंट का मोल हो गया। इसको यहाँ पुट कर देंगे, 0.48 बाई 26.48 प्लस N इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस 250 बाई 18। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आप मोल निकाल लोगे और मोल से फिर मोलेकुलर वेट निकाल लोगे, और इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे तो आएगा मोलेकुलर वेट 78 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इस तरीका से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पॉपुलर मेथड्स थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वन, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड exhaustively. This is method for measurement of RLBP. Apart from RLBP, other colligative properties is osmotic pressure. Osmotic pressure measure करने का we have a number of methods. One is Pfeffer methods, second Morse and Fraser methods, third Barkele and Hartley method. इसके अलावा मेथड्स फॉर मेजरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वन इज लैंड्सबर्गर मेथड, सेकंड इज कोटरेल्स मेथड। मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेल्टा टीएफ मीन्स डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वन इज बेकमैन्स मेथड, सेकंड रास्ट मेथड, RAST रास्ट मेथड्स। So these are the methods through which we can measure or calculate colligative properties. Now we have 4 methods through which we can calculate molecular weight of solute of a ideal dilute solution. जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको सॉल्यूट का मोल आता ही है। फर्स्ट में मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, सेकेंड में मोलालिटी के फॉर्म में, थर्ड में मोलालिटी, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर में कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके आप किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोलिकुलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हो। किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओ, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करो, उसका मास आपको पता रहेगा, सॉल्वेंट का मास पता रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हो उसका नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल से आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता है, वो आता है कि विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेटर फॉर मेजरमेंट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ मैक्रो सॉल्यूट और पॉलीमरिक सॉल्यूट। मीन्स जो सॉल्यूट बड़ा है, जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, इस तरह का। मीन्स मैक्रो सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए किस तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए जी, अगर सॉल्यूट आपका मैक्रो है, मोलिकुलर वेट अगर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर वेट। मास फिक्स्ड है, अगर मास आप फिक्स्ड कर दो
तो मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जिसका मास ज़्यादा उसका मोलिकुलर कम, जिसका मास कांस्टेंट है, जिसका मोलिकुलर ज़्यादा उसका नंबर ऑफ मोल कम, जिसका मोलिकुलर वेट कम उसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा। तब होता यह है कि अगर सॉल्यूट मैक्रो है तो उसका मोलिकुलर डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, मोलिकुलर ग्रेटर होने से उसका नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट लेते हो, एक आप लाइटर सॉल्यूट का और एक माइक्रो सॉल्यूट का, एक मैक्रो का, तो मैक्रो का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होगा। तो एक तो मैक्रो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होता है, नंबर ऑफ मोल कम होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। उसमें फर्स्ट थ्री कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टी एंड डेल्टा टीएफ आर चेंजेस। These colligative properties are change, means this colligative property measures change always very less than actual physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी से बहुत कम होगा, ये कन्फर्म है। तो होता यह है कि फर्स्ट थ्री कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करते हो तो एक तो सॉल्यूट का मोल कम है तो इनका मैग्नीट्यूड कम होगा, ऊपर से चेंज है ये और कम होगा। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो तीन ऊपर वाला है ऑस्मोटिक को छोड़ करके वो चेंज होता है और चेंज का मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है। ऊपर से सॉल्यूट का मोल कम होने से और कम हो जाता है और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत कम हो जाएगा तो उससे एक्यूरेट आंसर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करेंगे मैक्रो सॉलिड के मोलिकुलर निकालने के लिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वो कंसंट्रेशन कितना हो कम रहने पे कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगा वो कंसिडरेबल आएगा और उससे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर रेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ वेपर प्रेशर। आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह होता है, मैं बताऊंगा आपको, जो ऐसा टू सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सेम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। यहाँ पे आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन, आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसका वेपर प्रेशर सेम हो एट सेम टेम्परेचर, मींस आइसोपेस्टिक सॉल्यूशंस हैव सेम वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। क्लियर हो गया। अब जियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन मैं आपको बताया हूं। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वह होता है जो टू डिफरेंट लिक्विड्स के मिक्सचर होने के बावजूद ओनली वन टेम्परेचर पे बॉयल करता है और जिस टेम्परेचर पे बॉयल करता है वहां पे उसका जो कंपोजिशन रहता है वो लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम रहता है। यह हुआ आपका एजियोट्रॉपिक। और एक क्या है जी, जियोट्रॉपिक। तो क्लियर सी बात है, जियोट्रॉपिक वह है जो एजियोट्रॉपिक नहीं है। मींस एजियोट्रॉपिक का प्रॉपर्टीज है कि टू डिफरेंट लिक्विड के मिक्सचर होने के बावजूद ओनली वन टेम्परेचर पे बॉयल करता है, तो जस्ट इसका उल्टा होगा जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच डजंट बॉयल एट ओनली वन टेम्परेचर। मींस जियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होगा, जो सॉल्यूशन होता है, ओनली वन टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब जो 12th के स्टूडेंट है पहले एनसीईआरटी उसको बना करके एक कॉपी में रख लेना चाहिए, तभी उनका बोर्ड का प्रिपरेशन बेटर होता है। तो एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर जेईई मेन, नीट और फिर बाद में एडवांस का होगा। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर, एक्वस सोल्यूशन है, मीन सॉल्वेंट वाटर है। 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर इज गिवन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी पता है 273.15 केल्विन, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन बाई मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज और वाटर का जो 5% सोल्यूशन बाई मास, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है। और केन शुगर का जो 5% सोल्यूशन है वाटर के साथ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने का तरीका होता है कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसको राइट करो और जो आस्क्ड है उसको लिखो। हियर आस्क्ड इज
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन बाई मास, 5% एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज बाई मास, इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए जी? डेल्टा TF एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो गिवन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। अगर हमें डेल्टा TF मिल जाएगा तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है? IKF इंटू M। ग्लूकोज शुगर का मैं बताया हूँ वेंटा फैक्टर 1 होता है, 1 हो गया। अब मोलालिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 5% ग्लूकोज बाई मास दिया हुआ है, इसका मीनिंग हुआ 5 ग्राम ग्लूकोज होगा 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन में, मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज है, 95 ग्राम वाटर है। ग्लूकोज वाटर दोनों का मास सबको पता है, मोलालिटी निकाल लोगे। फिर मामला कहाँ फंस रहा है जी? तो KF पे। हियर KF इज नॉट नोन। इसी KF को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा से आप KF कैलकुलेट करोगे, मीन्स यहाँ पे डेल्टा TF गिवन है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यहाँ भी I1 हो जाएगा इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। आप डेल्टा TF यहाँ पे है 273.15 इस 271 माइनस करो, 273.15 माइनस 271 इज इक्वल टू KF इंटू M। मोलालिटी, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है। मोलेकुलर ऑफ सॉल्यूट केन शुगर का मोलेकुलर 342 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम। 1000 डिवाइड करें क्योंकि ग्राम में है, 1000 ऊपर चला गया। अब आप इसको सॉल्व कर दें, KF निकल जाएगा। इस के आपका इधर आएगा 2.15 KF इंटू 5 इंटू 1000 बाई 342 इंटू 95। इस तरह सॉल्व करके यहाँ से KF निकालोगे, उस KF को यहाँ पे पुट करोगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका है। फिर जब डेल्टा TF यहाँ निकाल लोगे तो फिर डेल्टा TF से TF डैश कैसे निकालेंगे, तब मैं आपको बताया हूँ। TF डैश इज इक्वल टू व्हाट? TF माइनस डेल्टा TF, क्योंकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जितना सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट रहता है उससे और कम हो जाता है सॉल्यूशन का। सो TF डैश इज इक्वल टू TF माइनस डेल्टा TF, और इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इसे बना सकते हो। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT 2.32। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ग्राम ये आपका क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है। यह कब्जिलिक एसिड को 10 ग्राम कब्जिलिक एसिड को 250 ग्राम वाटर में डाला गया है। इस मिक्सचर का आपको निकालना डेल्टा TF। यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का TF हमें पहले से पता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 या 273.15 केल्विन लिख सकते हो। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप 273 भी डायरेक्टली राइट कर सकते हो। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, K पता है सॉल्वेंट का, K पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पता है। आपको डेल्टा TF निकालना है। तो डेल्टा TF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए जी? डेल्टा TF को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए IKF इंटू M। I is not given, you have to calculate I. For we know that this is carboxylic acid and almost carboxylic acid has N factor is 2 means N2, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, H प्लस और कार्बोक्सिलेटेड आयन में, तो इसका N2 है। तो इसका भी एसिटिक एसिड जैसा ही I होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले हम लोग I निकालते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के I निकालने का फॉर्मूला रफ वर्क कर लेते हैं I निकालने के लिए। तो I के लिए आपको 1 प्लस अल्फा में फॉर्मूला बताया इस केस में, एसिड केस में। अब अल्फा आपको यहां पता नहीं है, अल्फा पता रहता डायरेक्टली आप I निकाल लेते। तो अल्फा के बदले में क्या दिया हुआ है जी? K दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 कर दो। हियर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ था, याद होगा आपको, मैं कल के थ्योरेटिकल सेक्शन में बताया था। वी नो दैट
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू K/C का अंडर रूट। तो K गिवन है, C कंसेंट्रेशन निकालोगे मोलालिटी, तो मोलालिटी यहाँ पे क्या होगा देख लो, मोलालिटी कैसे निकलेगा। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट है, बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके इसे डिवाइड कर देना इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है 250 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करो, 1000 ऊपर चला गया। मोलिकुलर से डिवाइड करोगे यहाँ मोलालिटी निकल जाएगा, उसी मोलालिटी को यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप मोलारिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, हालांकि ऐसे कंसंट्रेशन मोलारिटी में रहता है, बट आप मोलालिटी को भी यूज कर सकते हो। यहाँ एक और पॉइंट मैं साथ में आपको बता दूं, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन में ICRT होता है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन मीन्स मोलारिटी रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिंगल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेयर वी यूज मोलारिटी apart from osmotic pressure we use molality or mole fraction, but a single colligative property है जहां पे मोलारिटी टर्म यूज होता है। तो यहां पे मोलारिटी यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मोलारिटी अगर नहीं है, मोलालिटी है, तो आप मोलालिटी को ही मोलारिटी की जगह पे यूज कर सकते हो। तो यहां आप मोलालिटी निकालोगे, इसी मोलालिटी को यहां पुट करोगे, के दिया हुआ है, आप अल्फा मिल जाएगा, उस अल्फा को पुट कीजिएगा आई मिल जाएगा, और फिर आई का वैल्यू पुट करोगे, KF दिया हुआ है वाटर का, मोलालिटी आपने निकाल लिया, KF दिया हुआ है, आई आपने यहाँ से निकाल लिया, डेल्टा TF निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT इज 2.40। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन का जो कंटेंट है वह कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसका आपको मास कैलकुलेट करना है। हियर Venter factor of calcium chloride is given and it is 2.47. Volume of solution is 2.5 liter. Osmotic pressure is 0.75. Temperature is 27 डिग्री C. टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम गिवन है, और कैल्शियम क्लोराइड का मास आपसे पूछ रहा है, उसका वेंटर फैक्टर आई दिया हुआ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वी नो दैट pi is equal to ICRT. Here pi is given 0.75 atm. I is also given 2.47. C is not known, क्योंकि मास आपको पता नहीं है, तो हम लोग कंसंट्रेशन ही निकालेंगे डायरेक्टली। पहले कंसंट्रेशन R पता है 0.0821 इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन में, यू नो, एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन, तो 300 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे से निकल जाएगा, और फिर कंसंट्रेशन के टर्म से आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहीं पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम 2.5 लीटर, एन हुआ नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड। आप यहाँ सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स फिर मास निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर वेट। फिर तो सिंपल है जो आपने निकाल लिया। तो फिर इसमें एक बताने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वेंटर फैक्टर यहाँ पे 2.47 दिया हुआ है। अगर गिवन नहीं रहता और कैल्शियम क्लोराइड अगर रहता तो आप क्या करते? आई हैव टॉट यू इफ योर solute is a strong electrolyte, then you can directly calculate their Venter factor. Here calcium chloride is a strong electrolyte. We know that calcium chloride is a salt, so it is a strong electrolyte, so we can directly calculate its Venter factor, and on the basis of that its Venter factor should be 3, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल 3 मोल्स आयन प्रोड्यूस करेगा, 1 कैल्शियम और 2 Cl-। सो ऑन दैट
कैल्शियम क्लोराइड का वेंटर फैक्टर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.47। तो यहाँ पे हम लोग 3 यूज नहीं करेंगे, हम लोग 2.47 ही यूज करेंगे क्योंकि ये इसका वैल्यू गिवन है। अब इसका मीनिंग यह हुआ कि फैक्ट यह है कि दुनिया का कोई भी सॉल्ट 100% डिसोसिएट नहीं होता है, कोई भी आयोनिक कंपाउंड 100% एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है। फिर भी हमारे एक जनरल एजम्पशंस है कि हम लोग सॉल्ट्स को मानते हैं कि 100% डिसोसिएट होता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मानते हैं। तो अगर कोई आयोनिक कंपाउंड दिया हुआ है, कोई सॉल्ट गिवन है और उसके आई गिवन नहीं है, उसका अल्फा गिवन नहीं है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानोगे और उसके फॉर्मूला को देख करके आप आई डिसाइड कर लोगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ब्रैकेट में अगर दे दिया आई का वैल्यू तो इसी को यूज करना होगा, या इसी क्वेश्चन में इसको हटा कर लिख देता ये अल्फा ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 70%। इसका मीनिंग क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बिकम्स वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट्स अल्फा इज गिवन एंड इट इज नॉट 100%। तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी क्वेश्चन चाहे तो वीक बना सकता है, और ये आईआईटी बहुत करता है, आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे। लेकिन ये एनसीईआरटी में जो डेटा दिया होता है इसका क्या मीनिंग हो सकता है मैं आपको यह बताया कि इस कैल्शियम क्लोराइड को अगर डेटा नहीं रहता तो आप स्ट्रॉन्ग मानते, I3 लेते, लेकिन इसके ब्रैकेट में आई लिख दिया है, ये आई का वैल्यू 2.74 है। इसका मीनिंग यह हुआ कि यह आई का यही वैल्यू इसको यूज करना है, यह इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन नहीं मान रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मान रहा है। तो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा ट्रीट किया जा सकता है अगर उसका अल्फा गिवन रहेगा, लिख देगा अल्फा 30%, 40%, 70%, 80%, तो पक्का वीक हो गया। अब आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन अल्फा गिवन नहीं है, डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, कोई सॉल्ट दिया हुआ है, तो उस केस में आप फ्री हो, उसका आई डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो और उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हो।